कर लेना, क्योंकि अगर लाइक 6 क्वेश्चंस होंगे तो 3 तो इसमें से होते ही होते हैं। ठीक है, जी मैम। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो पढ़ना सारे है, लेकिन इस पे ज्यादा फोकस करना कि ये क्वेश्चंस क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस हैं, तो इसमें से आ जाते होते हैं। ठीक है, अच्छा ये आप लोग पहले मुझे बताओगे, उसके बाद मैं बताऊंगी। क्लासिफाई व्हाइट ब्लड सेल्स एंड एन्यूमरेट द फंक्शंस ऑफ लिम्फोसाइट्स। क्लासिफिकेशन व्हाइट ब्लड सेल्स की किसी को आती है? अच्छा, एक दफा मैं बता देती हूँ, उसके बाद सुनो, मैं साथ साथ पूछूंगी भी सही। ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं और एक होते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे पास पोलीमोर्फोन्यूक्लियर मैम न्यूट्रोफिल्स। जी, मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दें प्लीज। क्लासिफाई व्हाइट ब्लड सेल्स, एन्यूमरेट द फंक्शंस ऑफ लिम्फोसाइट्स। थैंक यू ठीक है, मैम। उसमें होते हैं आपके व्हाइट ब्लड सेल्स में ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या है? पोलीमोर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। साथ साथ चाहे इसको लिख बताइए, तो बुक में सब कुछ है, बस ये आप लोग की रिवीजन है। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं? मैडम, जी बोलो। enumerate the functions of lymphocyte. लिम्फोसाइट्स, जी। Okay. ठीक है, अब मैंने क्या बताया, ग्रेन्युलोसाइट्स कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। अच्छा, इनकी परसेंटेजेस आती हैं किसी को? सबसे ज्यादा क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स। और बाकी? अच्छा, और जो एक ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं ना, उसके अंदर हमने अब जो क्लासिफाई करने हैं ना, तो हमने ग्रेन्युलोसाइट्स को अलग से बताने हैं और एक ग्रेन्युलोसाइट्स अलग से बताने हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्यूल्स सिर्फ न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स में होते हैं। जब आप लोग एक ग्रेन्युलोसाइट्स का अलग कॉलम बनाओगे, एक अलग हेडिंग बनाओगे, तो उसमें लिखते हैं मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स और मेगाकैरियोसाइट्स। ठीक है, ये और इसके अलावा बस फंक्शंस ऑफ लिम्फोसाइट्स वो मैक्सिमम एक नंबर का का होगा। ये 4 मार्क्स का हो गया। 1 मार्क का आपने फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स कोई भी बता दो कि वो इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, या वो प्लाज्मा प्रोटीन से ट्रेफिन्स बनाते हैं, ये बस बता देना है। लाइक ये क्वेश्चन अब हर एक बच्चे को मैं एंड में असाइनमेंट दूंगी, उसमें लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल आरबीसी काउंट इन मेल एंड फीमेल? ये तो बहुत इजी है, ये हर एक को आना चाहिए। बताओ मुझे, RBC count in male and 52 female. 52 lakh in males and 47 in females. कितने मिलीमीटर क्यूब पे? सेंटीमीटर या मिलीमीटर क्यूब पे से करते हैं ना? अच्छा, what are the stages of differentiation of these cells starting from pro-erythroblast? ये आप लोगों ने प्रेजेंटेशन भी दी थी ना इस पे, डिफरेंशिएशन पे, कि किस तरह से प्रो-erythroblast से एंड में एरिथ्रोसाइट्स बनते हैं। जिसने भी प्रेजेंटेशन दी थी मुझे जल्दी से बताए वो बच्चा। काफी सारे लोगों ने दी थी, बल्कि सब लोग बताओ। प्रो-erythroblast से जब शुरू होता है तो एरिथ्रोसाइट्स तक कौन कौन से स्टेजेस हैं? प्रेजेंटेशन दी थी अभी थोड़े दिनों पहले, जी बताओ। गुड। अब ये सारे अब मैं किसी से भी कहती हूँ ये रिपीट करे, आप एक दफा दोबारा बताओ ताकि आप लोग ये ध्यान से सुनो। उसके बाद आप में से किसी को भी मैं कहूंगी तो वो रिपीट करना है। ध्यान से सुनो और ऐसा बोलो अभी जो बताया है, एक एक करके दोबारा से बताओ। गुड फुरत, अब मैं आप में से किसी से भी पूछ रही हूँ, और अगर अभी रिस्पांस नहीं मिला ना तो अटेंडेंस कट जाएगी फिर। सबको आ गया या एक बार फिर से कुरत रिपीट कर दे? आ गया मैम। आ फर्स्ट गया वन हुआ क्या है? सबसे पहले है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, मैं एक बार फिर बता रही हूँ। ठीक है, फिर बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, फिर पॉलीक्रोमैटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट,
ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट्स और फिर एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, अब मैं पार्टिसिपेंट्स देख के उसमें से किसी एक से भी कह देती हूँ कि कोई मुझे बता दे। मुकद्दस आप बताओ। मुकद्दस फातिमा, चलो जल्दी से रिपीट करो अभी जो बताया है। ये लास्ट टाइम है, ये लास्ट टाइम नहीं है, बल्कि लास्ट टाइम तो मैंने लास्ट टाइम बताया था ना। अब अटेंडेंस नहीं लगेगी मुकद्दस आपकी अगर आपने नहीं बताया है मुझे। शबाना आप मुझे बताओ। मुकद्दस आपकी मैं अटेंडेंस नहीं मार्क करूंगी। मैम नंबर 1 पे फ्लोइड एरिथ्रोब्लास्ट, नंबर 2 पे बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, 3 पे पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट, और 4 पे आर्थोरेथ्रोब्लास्ट, 5 पे रेटिकुलर और 6 पे एरिथ्रोसाइट्स। ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, फिर रेटिकुलोसाइट्स, फिर एरिथ्रोसाइट्स। यस मैम। ठीक है, आज मुकद्दस की अटेंडेंस नहीं लगेगी मुकद्दस, क्योंकि आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया है। तो अब जो बच्चा नहीं देगा उसकी अटेंडेंस मैं नहीं लगाऊंगी। आप लोग का 31 को आई थिंक टेस्ट है, तो उससे पहले थोड़ा सा तो जो साथ साथ हो रहे वो तो कर लो ना मेरे साथ साथ रिपीट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन एनीमिया, व्हाट आर द कॉजेस एंड व्हाट इज द ब्लड पिक्चर इन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। तो व्हाट इज एनीमिया, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कोई बताएगा? मैम लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स टू कैरी एडुकेट ऑक्सीजन। या तो डिक्रीज आरबीसी काउंट होगा या फिर Yes, एचपी लेवल आरबीसी में कम होगा। तो डिक्रीज आरबीसी काउंट और डिक्रीज एचपी लेवल इन आरबीसी बिलो द नॉर्मल इज कॉल्ड एनीमिया। ठीक है, हर बच्चा बहुत ध्यान से सुने। मैं चाहती हूँ आप लोग के चाहे मैं 10 क्वेश्चंस कराऊं, लेकिन वो 10 के 10 ना आपने हर एक बच्चे को ना याद हो। ठीक है, व्हाट इज एनीमिया? डिक्रीज आरबीसी काउंट और डिक्रीज एचबी लेवल इन आरबीसीज बिलो द नॉर्मल लेवल इज कॉल्ड एनीमिया। what are the causes? अब इसमें से देखो उन्होंने ओवरऑल पूछ लिया है ना, तो इसमें आप कोई भी लाइक किसी भी एनीमिया को उठाओ कि आयरन जब कम होगा तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में कौन सी दो चीजें कम होती थी? विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। ठीक है, तो इस कॉजेस में क्योंकि वो एक जर्नलाइज पूछ दिया है, किसी एक स्पेसिफिक एनीमिया का नहीं पूछा, तो आप इसमें कोई भी कॉजेस लिख सकते हो, जैसे कि लैक ऑफ विटामिन B12, लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। पर्निशियस एनीमिया में इंट्रिंसिक फैक्टर कम होता है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। लैक ऑफ फॉलिक एसिड वो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में कम होता है। विटामिन B12, फॉलिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर, ये 3 कॉजेस लिख दो, ये पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है मैम थर्ड जी क्या बोलो। बताया आपने? एक मैंने बताया है इंट्रिंसिक फैक्टर कम होगा, विटामिन B12 कम हो सकता है और फॉलिक एसिड कम हो सकता है। ठीक है, विटामिन Okay. B12, फॉलिक एसिड, इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, और एनीमिया की क्या डेफिनेशन है? डिक्रीज आरबीसी काउंट और डिक्रीज एचपी लेवल इन आरबीसीज बिलो द नॉर्मल लेवल इज कॉल्ड एनीमिया। ठीक है, और इसके 3 ये कॉजेस बता दिए हैं। अच्छा, अब मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की जी बोलो। मैम मैम यहाँ पे मुझे डेफिनेशन क्वेश्चन नहीं लिख समझ रही है। आया। क्वेश्चन ये नहीं था कि मैम, डिफाइन। मैम क्वेश्चन नहीं, मुझे आपसे क्वेश्चन करना है मैम। हम मतलब फिजियोलॉजी की जब जो भी थ्योरी देते हैं ना, तो हमें हमारे एक्सपेक्टेड मार्क्स से कम होते हैं। हमें ये नहीं पता होता है क्वेश्चन में कितना आंसर हमने लिखना है और क्या डिटेल देनी है या नहीं देनी, कितना लेंथी होना चाहिए क्वेश्चन, देखो या फिर टू जो द पॉइंट पूछा लिखे। होता है ना, टू द पॉइंट जो पूछा है बस वो बताना है। आप जितनी मर्जी कहानियां लिख दो, लेकिन वो टू द पॉइंट नहीं है ना, तो नंबर नहीं मिलते। अगर फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, इसे पूछा है डिफाइन एनीमिया, तो आप एक डेफिनेशन एक लाइन की लिख दो। उसके अंदर आपने एनीमिया की क्लासिफिकेशन या उसकी कॉजेस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन भी लिख दोगे ना, वो आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, इस तरह कॉजेस पूछिए। आपके अगर 2 नंबर की कॉजेज हैं तो 4 कॉजेज लिख दो, वो पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आगे पिक्चर ऑफ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया 2 नंबर की है, तो उसके अंदर आपने बस उसकी मेन बस पिक्चर ही लिखनी है। जो अब हमारा पैटर्न हो गया ना यूएचएस का, उसके अंदर लंबी लंबी कहानियां नहीं लिखते, वो टू द पॉइंट ही पूछते हैं, टू द पॉइंट ही बताने। हमारे पास की बनी होती है, लाइक एक की का मतलब है कि हमें
ऑलरेडी आंसर्स, आप लोग के आंसर्स है ना, हमारे पास आंसर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, उसमें एक डेफिनेशन लिखी होगी, कॉजेस लिखे होंगे, उसकी ब्लड पिक्चर लिखी होगी 2 या 3 लाइंस की, कहीं भी डिटेल्स नहीं लिखनी है। डिटेल वहां लिखनी है जहां पर पूछा गया होगा कि डिस्क्राइब द होल पिक्चर, ठीक है, ओके मैम, तब लिखना है, वरना अदरवाइज पॉइंट्स में ही लिखना है। बल्कि ठीक जो है। बच्चा मैम बहुत ज्यादा प्यारे तरीके से लिखता है ना कि हेडिंग बनाई हुई है डेफिनेशन की, कॉजेस की, इसकी, वो अलग अलग, अक्सर एग्जामिनर्स तो वो देख के ही, हेडिंग्स देख के ही नंबर दे देते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता उनके पास भी चेक करने का, इतने ज्यादा पेपर्स, तो वो सिर्फ आपकी हेडिंग्स देखेंगे, उनको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको आता है। मतलब अगर किसी ने हेडिंग बनाई हुई है बड़ी बड़ी करके, विटामिन B12 फॉर एग्जाम्पल अगर मार्कर से लिख दिया, फॉलिक एसिड मार्कर से लिख दिया, तो देख के आइडिया हो जाता है कि चलो इसको आता है, मतलब अलग अलग 1 2 3 नंबर करके लिख दिया है। तो वो जो प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, मार्कर से लिखा होगा, मेन मेन चीजों की हेडिंग बनाई होगी, तो अंदर चाहे थोड़ी स्टोरी भी लिखी होगी ना, तो वो इतना मैटर नहीं करता। ठीक है मैम, मैम अब एक थैंक यू। सवाल, जी पूछो। मैम ये जो टाइप्स लिखी हुई है इधर बुक में ना, some types of anemia and their physiological causes are described, यहाँ पे इसमें मैं ब्लड लॉस एनीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हो, लेकिन ब्लड लॉस एप्लास्टिक तो इसकी अनीमिया की टाइप है ना, आप ब्लड ओके लॉस लिख सकते हो, ए प्लास्टिक नहीं लिखता, ए प्लास्टिक तो अनीमिया का नाम है, ए प्लास्टिक के आगे फर्दर कॉजेज लिख सकते हो, ए प्लास्टिक अनीमिया के कॉजेज ए प्लास्टिक अनीमिया में दी हुई है ना, आप वो लिख जी जी, सकते हो, ठीक है, यानी कि मैम कोई भी कॉज लिख सकते हैं एनीमिया की कोई भी इनमें से? कॉज लिख सकते हो, क्योंकि इसमें उन्होंने अगर स्पेसिफिक ये, अच्छा अब यहाँ पे उन्होंने पूछा था व्हाट आर द कॉजेज इन ब्लड पिक्चर इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तो इसके अंदर उन्होंने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कॉजेज अगर पूछी होती ना, तो आप उसकी ही लिखते, ठीक है। अगर वो वैसे पूछेंगे ना, अलग एक क्वेश्चन आ रहा है कि डिफाइन एनीमिया एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एनीमिया, तो इसमें आप लिख सकते हो ब्लड लॉस एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया में उसकी आगे ब्रैकेट बना के ए प्लास्टिक एनीमिया में उसकी कॉजेज, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में उसकी कॉजेज, मतलब वो लिख सकते हो। लेकिन अगर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है ना कि डिफाइन द डिफाइन एनीमिया एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पर्निशियस एनीमिया, तो आपने पर्निशियस एनीमिया की लिखनी है। अगर उन्होंने पूछ लिया व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ए प्लास्टिक एनीमिया, तो ए प्लास्टिक की लिखनी है। अगर जर्नल ने क्वेश्चन पूछा है ना, तब जर्नलाइज करोगे, अगर किसी एक स्पेसिफिक एनीमिया का पूछा है, तो आपने उसका ही लिखना है, ठीक है। अब ये जो ओके तीनों मैम, कॉजेज है ना, ये आपके मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की उन्होंने बताई हुई है, ठीक है। अब मैंने जो 3 कॉजेज बताई हैं वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की बताई हैं, लेकिन वो वैसे भी ओवरऑल एनीमिया की भी हैं, तो आप वो लिख दो, ठीक है। तो अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कॉजेज क्या होती हैं? विटामिन B12, लैक ऑफ विटामिन B12, फॉलिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। अच्छा उसकी ब्लड पिक्चर क्या होती है? मैम उसके मेगालोब्लास्ट होते हैं अंदर उसमें। मैम रेड ब्लड सेल ओवरसाइज्ड हो जाते हैं और बहुत मतलब बिजार शेप के होते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेम्ब्रेन जो फ्रेजाइल होती है वो रप्चर हो जाती है और वो प्रोलिफरेट भी नहीं कर सकते। अच्छा इसके अंदर बस बेटे आपने ना, उसके ये लिए जो तो ब्लड पिक्चर पूछा है ना, तो आपने क्या लिखना है उसके अंदर कि देखो एरिथ्रोब्लास्ट बन जाते हैं ना वहाँ, लार्ज एरिथ्रोब्लास्ट, ओट शेप, उनको हम क्या कहते हैं? मेगालोब्लास्ट। उसमें एरिथ्रोब्लास्ट आपके ओट शेप होते हैं और लार्ज होते हैं। किसी बच्चे का वो आप म्यूट कर दो, एरिथ्रोब्लास्ट लार्ज और ओट शेप होगी, उसको मेगालोब्लास्ट, और आपने इसके अंदर लिखना है कि मैच्योर आरबीसीज होते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रदर माइक ऑफ मैक्रोसाइट, करो। ठीक है। और हाइपर सेगमेंटेड एंड पोलीमोर्फोन्यूक्लियर्स होते हैं। हाइपर सेगमेंटेड इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसको हम लिखते हैं कि हाइपर सेगमेंटेड 5 to 7 लोब्स एंड पोलीमोर्फोन्यूक्लियर विद MCV 100। इसका MCV क्या काउंट होता है? 100। तो आपने बस इसमें हर चीज बड़ी हो जाती है, बेसिकली हमने मेगालोब्लास्ट, हमें नाम से ही पता लग रहा है कि मेगालोब्लास्ट हैं उसके अंदर, ठीक है। और मेगालोब्लास्ट क्या होते हैं? लार्ज एरिथ्रोसाइट्स, तो उसको हम एरिथ्रोब्लास्ट आर लार्ज एंड ओट शेप, उसको हम कहते हैं मेगालोब्लास्ट। और मैच्योर आरबीसीज होते हैं, उसको हम कहते हैं मैक्रोसाइट। और हाइपर सेगमेंटेड पोलीमोर्फोन्यूक्लियर विद MCV 100, ये मैम इसकी इसकी ब्लड ब्लड पिक्चर पिक्चर होती यही होगी कि ये बहुत बड़े हैं बस? है। लेकिन बस ये नहीं, मतलब सारा उसमें लिखना है ना कि एरिथ्रोब्लास्ट फॉर्मेशन भी होती है। एरिथ्रोब्लास्ट्स आर लार्ज एंड ओट शेप्ड, ओके इसको अच्छा ये लिखना है, इसको erythroblasts are large and odd-shaped, which are called megaloblast, and there is a formation of mature RBC, which is called macrocyte, and there is hyper-segmented and polymorphonuclear cells with MCV 100, ठीक है।
मैम पिक्चर ऑफ उसमें जो बताया आपने उसमें हम मैकेनिज्म पूरा लिखेंगे ना? नहीं, आपने बस ब्लड पिक्चर बता दिए हैं। पेरिफेरल ब्लड में ब्लड किस तरह का बढ़ा है, जब हम फॉर एग्जांपल उस ब्लड को माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो उसकी क्या पिक्चर हमें नजर आ रही है। ठीक है, ठीक है ठीक, मैम। इसके अंदर हमने उसकी वो नहीं पूछा, एक तो होता है ना कि इसकी फिजियोलॉजी बताओ कि ये क्यों ऐसे हो रहे हैं, वो नहीं पूछी कि ऐसे ठीक है बन मैम। क्यों रहे हैं, वो तो हमें पूरी डिटेल में उसकी फिजियोलॉजी बतानी है। अभी सिर्फ ये पूछा है कि ब्लड पिक्चर क्या है, तो इसके अंदर आपने सिर्फ उसकी ब्लड पिक्चर पे फोकस करना है। अगर आप ये भी लिख दोगे ना कि वो मेगेलोब्लास्ट क्यों है, उसकी फ्रेजिल मेम्ब्रेन थी इसकी वजह से वो बड़ा हो गया है या क्यों हुआ, ये नहीं लिखना, उसकी फिजियोलॉजी नहीं लिखनी, ओके। मैकेनिज्म नहीं लिखना, इसमें सिर्फ ब्लड पिक्चर लिखनी है कि हमने माइक्रोस्कोप पे जब देखते हैं तो हमें ब्लड पिक्चर क्या नजर आ रही है। मेगेलोब्लास्ट है, मैक्रोसाइट्स हैं, हाइपर सेगमेंटेड पोलीमोर्फो न्यूक्लियर सेल्स विद एमसीवी 100। ठीक है, ठीक है मैम। सबको समझ आई है? ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो कि अगर आया तो। मैम लास्ट वाली बात आपने क्या की है? हाइपो हाइपर सेगमेंटेड 5 to 7 लोब्स होते हैं इसके, पोलीमोर्फो न्यूक्लियर्स हैं ये जो इसके अंदर आरबीसी की पिक्चर ये है ना, हाइपर सेगमेंटेड होता है वो 5 to 7 लोब, और पोलीमोर्फो न्यूक्लियर्स विद एमसीवी 100। एमसीवी का पता है ना, ये हम मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम वगैरह देखते हैं, उसकी डेफिनेशन ही मैंने प्रैक्टिकल में बताई हुई है। यस मैम। तो वो ठीक है, वो उसका 100 होता है, ज्यादा हो जाता है इसमें। ठीक है, ओके अच्छा एक अभी आप लोग की असाइनमेंट होगी जिसके अंदर आपने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो पाथवेज है ना ब्लड क्लॉटिंग के, वो आपने ड्रॉ करने हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। ये मैं वैसे बता भी दूंगी ना तो लिटरली वो थोड़ा सा रट्टा ही है, तो वो आप लोगों ने अभी बुक खोलनी है अपनी और सबने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये आप लोग की असाइनमेंट है, ये आपने बनाना है, मुझे भेजना है। ठीक है, ओके मैम। मैम आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट, अभी मुकद्दस का चैट में मैसेज आया कि उसका नेट खराब था तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, इसलिए वो आपको रिप्लाई नहीं कर सकी। ठीक है, मैं मुकद्दस का दोबारा पूछ लूंगी। ओके जी ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हीमोस्टेसिस एंड व्हाट इज इंट्रिंसिक क्लॉटिंग मैकेनिज्म। इसका एक पूरा आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ये लेक्चर्स में, इसका पूरा चार्ट है वो कि 7 से एक्टिवेटेड 7 कैसे बनता है, फिर आगे उससे 11 बनेगा, 9 बनेगा, वो सारा एक पाथवे है वो जो आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे का ये मैं वैसे नहीं इसमें आपको बता नहीं रही हूँ, लेकिन ये अभी ड्रॉ करके मुझे दिखाना है। हीमोस्टेसिस क्या होता है, डिफाइन करे कोई मुझे। मैम मैम प्रिवेंशन ऑफ होम्योस्टैसिस इज द प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस प्रिवेंशन इज ऑफ ब्लड लॉस। यस यस मैम। प्रिवेंशन। अच्छा, जब भी हिमोस्टेसिस का ये काफी दफा ना रिपीटेड क्वेश्चन है, हिमोस्टेसिस के साथ या तो वो एक्सट्रिंसिक पाथवे पूछ लेते हैं ब्लड क्लॉटिंग का, या इंट्रिंसिक पाथवे पूछ लेते हैं, तो ये करना है। अच्छा, क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम बताओ, व्हाट क्लॉटिंग फैक्टर से कोई भी नाम बता दो, इतने सारे पढ़े हुए हैं ना, बहुत कॉमन तो हमारे पे एक पता है, यस हर एक को मैम। पता होगा, प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक फाइब्रिनोजन, है, प्रथ्रम्बिन, मैम फिब्रिनोजेन। प्रथ्रम्बिन, फिब्रिनोजेन मैम, कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। स्टेबल फैक्टर भी होते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है। ठीक है, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, प्लेटलेट्स, कैल्शियम, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, एंटी थ्रोम्बोप्लास्टिन। हीमोफिलिक फैक्टर ए एंड बी। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन। साथ में इसके हमेशा क्वेश्चन क्या आएगा, इंट्रिंसिक हमेशा नहीं आएगा, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम से आता है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथ पे बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ये मुझे वो बच्चा बताएगा जिसने प्रेजेंटेशन दी थी इस पे, बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन थी। हेल्पर टी सेल्स अलग से बताए थे कि वो CD4 पॉजिटिव हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बताए थे, सप्रेसर टी सेल्स बताए थे। तो ये टाइप्स और फंक्शंस ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ये वो बच्चा, आप लोगों ने इसकी प्रेजेंटेशन दी है ना, मुझे रिपीट करो ये। थोड़ा थोड़ा किसने बता दी दो। थी अच्छा, क्या होते प्रेजेंटेशन? हैं हेल्पर टी सेल्स? मैम ये थाइमस में प्रोड्यूस होते हैं, वहां से टी लिम्फोसाइट्स नाम आया इनका, और ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाँ ना, देखो हेल्पर टी सेल्स क्या थे, CD4 पॉजिटिव। ठीक है,
अच्छा, इसके अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है ना, व्हाट आर द टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, तो आपने एक हेडिंग बनानी है, हेल्पर टी सेल्स की ब्रैकेट में लिख दो CD4 पॉजिटिव, ठीक है। उसके फिर आगे मैम आपने इसके 4 टाइप्स में जाएंगे ना? 3 टाइप्स पे जाओ, हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और सप्रेसर रेगुलेटरी टी सेल्स होते हैं, ठीक है। यस ठीक है तो मैम। ये ध्यान से सुनो सारे। अब मैं पूछ लूंगी किसी और बच्चे से, ठीक है। हेल्पर टी सेल्स CD4 पॉजिटिव, इनका क्या फंक्शन है? दे secrete protein mediators called lymphokines which help in stimulation and the growth of proliferation of cytotoxic T cells and suppressor T cells. क्या करते हैं ये प्रोटीन मीडिएटर? सिक्रीट करते हैं लिम्फोकाइंस जो आपकी स्टिमुलेशन एंड ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स